नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। आज हम बात करेंगे उस विषय में जिसे लेकर तमाम तरीके के विवाद होते हैं। हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, बोलने की आज़ादी की, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लोगों को कहना है इसकी सीमाएं होती हैं, पर ये सीमाएं कौन तय करेगा? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। सर, आपका स्वागत है। जिस तरह से कुणाल कामरा का वीडियो आने के बाद में सभी लोगों ने सबसे पहला जो एकनाथ शिंदे जिनको लेकर बवाल हुआ, जहां से उनके समर्थकों की तोड़फोड़ के बाद जब बात शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे ने शब्द कहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जब हम देखते हैं बाकी की दुनिया में जो बात हमें पसंद नहीं आई उस पे हम चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति पे हम पाबंदी लगाना चाहते हैं, पर नेता बहुत कुछ बोलते हैं। खुद महाराष्ट्र की राजनीति में जो वहां के नेता हैं बड़े, चाहे वो किसी भी दल से आते हैं, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपने विपक्षी या जो उनके ऑपोजिट जो दल गए या उनसे अलग जो हुए उनके बारे में कुछ बोलने की। जिस शब्द को लेकर कुणाल कामरा के बोलने पे आपत्ति है, वही शब्द उनके एक सहयोगी ने भी बोला था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उस पर पाबंदी होगी, उसकी सीमा क्या है, ये कौन सा? देखिए, इसकी सीमा तो सीधे तौर पे हिंदुस्तान का संविधान करता है। आर्टिकल 19 जो है, जो एक तरह से बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया फ्रीडम भी उसमें उससे जुड़ गया है। ये हर किसी को दिया जाता है संविधान के तहत, और उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका है सीधा रिश्ता इंसाइटमेंट, मतलब कि अगर आप हिंसा जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पे रोक लगाया जा सकता है। अगर आप मानहानि कर रहे हैं तो मानहानि के कानून के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और इसी प्रकार के 2-3 और जो हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री या फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री, 4-5 ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा किसी भी सरकार को किसी भी अन्य क्राइटेरियन के बेसिस पे आप अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं कर सकते। रही बात आम शहरी का या किसी गुंडे मवाली का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता का इस तरह से हाथ में कानून लेने का, तो वो अगर आपकी स्पीच अगर प्रोहिबिटेड है भी, फर्ज करिए 2 सेकंड के लिए कि कुणाल कामरा ने कोई ऐसी बात कह दी जो वाकई में गैर कानूनी थी, तो कार्रवाई लेने का हक जो है किसी गुंडे के हाथ में थोड़ी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पे थोड़ी है, किसी नेता के हाथ में नहीं है। तो वो कानूनी एक प्रक्रिया चलेगी उनके खिलाफ, और वही एक रास्ता है जिसपे आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो शिंदे साहब एक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पोस्ट के होल्डर, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ हैं, और इसके बावजूद इस तरह का बयान उनसे आना जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और अगर हम मानहानि की बात करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इज्जत तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि मानहानि का रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। लेकिन मानहानि अगर कोई क्लेम करता है कि भाई किसी के कुछ कहने से मानहानि हुई, डेफेमेशन हुआ है, तो उसका भी एक रास्ता जो है कानूनी, सिविल डेफेमेशन, हिंदुस्तान में क्रिमिनल डेफेमेशन भी है जो होना नहीं चाहिए, लेकिन डेफेमेशन लॉ के तहत आप कार्रवाई लीजिए। तो शिंदे साहब को किसी ने नहीं रोका कि अगर कुणाल कामरा ने उनको गद्दार कहा है तो आप कोर्ट में जाके मानहानि का केस दर्ज कीजिए। लेकिन साथ में आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब अजीत पवार ने आपको गद्दार बुलाया तो तब आपने मानहानि का केस क्यों नहीं दर्ज किया? उनके वीडियो तो चारों तरफ मौजूद हैं, उन पे तो हमला नहीं हो रहा है, तो बल्कि वो आपके एलाय हैं। अब तो ये जो है मतलब अंग्रेजी में फ्रेज है रन विद द हेयर हंट विद द हाउंड्स, कि आप मतलब कि क्लेम करना चाहते हैं कि सीमाएं हैं, लेकिन जो सीमा जो संविधान तय करता है उसके आधार पे आप नहीं चलना चाहते। इसी में मैं 2 चीजें जोड़ूंगी। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ANI की संपादक जो है उन्हें, और उसमें वो भी कहते हैं कि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही है जो संविधान देता है। पर उसी इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि रंग के बारे में वो टिप्पणी थी। उनका कहना था हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े मुसलमान पहनते हैं, फिर रंग से परहेज क्यों? ये दोहरा आचरण है, रंग बिरंगे कपड़े पहने लेकिन रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता। क्या उनकी इस टिप्पणी को, उनकी कही हुई बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने माना, लेकिन क्या ये संविधान के दायरे में है, और वो भी तब जब वो एक मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के?
देखिए, किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो योगी जी कह रहे हैं। संविधान के तहत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये इतनी इलॉजिकल बात है। मतलब मतलब कि कोई बच्चा भी अगर बोल दे तो बच्चे पे लोग हंसेंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं कि कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहता तो आप जबरदस्ती उनको शामिल क्यों करेंगे? अब फर्ज करिए कि बहुत सारी औरतें हैं जो जब सड़क पे जाती हैं तो उनसे जो है जबरदस्ती होली के नाम पे छेड़छाड़ किया जाता है। तो अगर आप कहें कि नहीं, लड़कियां तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते, तो उनको क्या आपत्ति कि कोई जबरदस्ती आके उन पे रंग लगा ले? क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे सकते हैं महिलाओं के बारे में कि अगर कोई महिला कहे कि जबरदस्ती मुझ पे रंग फेंका गया, वो कह पाएंगे ये बात कि आप तो रंगीन कपड़े पहनते, तो आपको क्या इतराज है? तो मतलब ये इतनी इलॉजिकल बेवकूफाना बात है ये। रही बात संविधान की, तो जाहिर है कि ये किसी भी तरह से इसको जब जो हमारे मंत्री थे पहले, केंद्रीय मंत्री भी थे अनुराग ठाकुर, वो जब कह रहे हैं, वो भी यही इसी तरीके की शब्दावली थी उनकी, और उनका तो डॉग विसल था, गोली मारो सालों को और देश के गद्दारों को। जब वो इस तरीके कहते हैं, वो भी संविधान के दायरे में नहीं है। तो तब जितनी हाय तौबा हम देख रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम के जितने भी मुख्य धारा की मीडिया है, वो सब इस वक्त कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहां बैठे हुए जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। ये हाय तौबा हम तब नहीं देख रहे थे। इतना जब हम बात करते हैं, जब एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की भाषा बोलता है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और जितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपने गिनाए, उसमें आता है कि ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पर इस पे आज तक मेरी जानकारी नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई हुई हो। नहीं, मीनाक्षी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया कि जो गद्दार लफ्ज है, इसका इस्तेमाल तो अनुराग ठाकुर ने किया, लेकिन जिस अंदाज में अनुराग ठाकुर ने किया वो मतलब मानहानि की बात छोड़िए, वो तो एक मतलब आप हिंसा को मतलब आप इंसाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को गोली मारो। और जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई तो आपने सारा ड्रामा देखा 2020 में, जिस तरह से जस्टिस मुरलीधर का तबादला हुआ, जब उन्होंने कहा कि भाई पुलिस बताए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, तो 24 घंटे के अंदर उनको यहां से रफा तफा कर दिया गया, चंडीगढ़ भेज दिया गया, और केस कभी दर्ज नहीं हुआ। और आखिर में जब इस इशू को उठाया गया, शायद सुभाषनी अली या सीपीएम की बृंदा कराट और लोग, हर्ष मंदेर ने इसको उठाया, तो आखिरकार कोर्ट किसी दूसरे जज ने कहा कि चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये तो एक हंसी मजाक के अंदाज में उन्होंने बोल दिया, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनुराग ठाकुर जिस तरह से बोल रहे थे, जिस वक्त आप दंगे फसाद के दौरान इस चीज को बोल रहे हैं, मतलब दिल्ली में बड़ा तनाव का माहौल था, आप उस दौरान आप ये सब बोल रहे हैं, और तब जो है किसी भी सीनियर बीजेपी कार्यकर्ता या नेता ने नहीं कहा कि भाई सीमाएं होनी चाहिए। जी, ना किसी मीडिया में जिस तरह की बहसें चल रही है उसमें कहा गया कि नहीं, इस तरह नेताओं के बोलने की सीमा होनी चाहिए। इसके साथ जो दूसरी चीज मैं देख रही हूँ, या हम सभी देख रहे हैं कि कॉमेडियंस को निशाना बनाना। क्यों कॉमेडियंस वही बात बोले हैं जो हमें पसंद है? कई बार हो सकता है कोई बात हमें ना पसंद है, और ये पहली कड़ी नहीं है। इससे पहले मुनव्वर फारूक की जेल भी रहकर आए, उनके साथी नलिन अभी तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वीरदास के साथ इसी तरीके की ट्रोलिंग हुई थी, तन्मय भट्ट के साथ हुआ था। हो सकता है तन्मय भट्ट जिस तरह की कॉमेडी करते हैं वो हम इससे ना अग्री करें, पर क्या इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, या इसके लिए वो जिस तरह से वो ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, या हम उस पर पाबंदी की बात करने लग जाए? तो जो हास्य है, एक विधा है, क्रिएटिविटी के फील्ड है ये, तो क्यों हम चाहते हैं, या क्यों स्टेट चाहता है, या सरकारें क्यों चाहती हैं कि सिर्फ कला वही है जिसे वो अप्रूव करे? मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके लिए, दर्शकों के लिए भी, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं संविधान के तहत, जो जिनको मैंने गिनवाया है, मतलब उसमें अपमान नहीं आता है। अगर मैं आपका अपमान करूं, आप इनका अपमान करें, इस पे संवैधानिक रोक नहीं है। और मुझे हंसी आती है जब पुलिस या बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि फलाने नेता के खिलाफ इसने अपमानजनक कुछ बोला, इसलिए इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अपमान के खिलाफ कोई कानून नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो मतलब कि बैड टेस्ट जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपने किसी चीज को कह दी जिसको बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया। ये हो सकता है कि बहुत लोगों को चलो बहुत खराब नहीं लगता, लेकिन चंद लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। इस पे भी कोई रोक नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट शायद 78 या 1980 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब फिल्मों के बारे में,
और किसी ने पिटिशन किया कि भाई इस फिल्म से जो है मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, और कोर्ट ने कहा कि भाई जब फिल्म जो है बनता है तो जो हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल है, जो बहुत ही जो है अपमान मतलब कि जो बहुत जज्बाती है, इसको जो है केंद्र पे रख के अगर आप पॉलिसी बनाएंगी तो शायद कोई भी किताब नहीं लिखी जाएगी, कोई भी फिल्म नहीं बनाया जाएगा, कोई भी गाना नहीं बनाया जाएगा। तो जो इतना हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल है, इसको आप नहीं बना सकते एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो जिस चीज को अलाउड है या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कॉमेडी में। अलाहाबादिया का जिक्र हुआ है, आपने कामरा जी के बारे में भी कहा, मतलब कि बहुत हो सकता है कि बहुत सारे जोक्स इनके किसी को खराब लगे, आप उन पे हंसेंगे नहीं। ये मतलब गुड टेस्ट बैड टेस्ट ये अलग चीज है, और इस पे बहस हो सकती है, इस पे क्रिटिक्स कह सकते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि भाई फलाना फिल्म जो है ये अच्छी फिल्म नहीं बनी, किताब अच्छा नहीं था, या इस किताब में ये कमियां थी, इस फिल्म में ये कमियां थी। कॉमेडी शो के बारे में भी आप तनकीद कीजिए, आप क्रिटिसिज्म कीजिए। ये नहीं मतलब आपको इजाजत नहीं देता कानून कि आप जाके तोड़फोड़ करें कि आपको कोई जोक पसंद नहीं आया। इसी के साथ दूसरा पहलू एक जोड़ता है कि बहुत सारे कॉमेडियंस जो हैं उनमें आजकल गालियां होती हैं, मिसोजिनिस्टिक बातें होती हैं, बहुत ही ख़राब, जैसा आपने जिसको कहा बैड टेस्ट, वैसी चीज़ें होती हैं। तो क्या हम इस सब की भी इजाज़त देंगे कि नहीं, हाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जिस कार्यक्रम की हम बात करें कुणाल कामरा, उसमें भी कई जगह कुणाल जो है किसी जगह लग सकता है कि वो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं वो गालियां भी बोल रहे हैं। हम कहाँ तक, किस सीमा तक हम उसे कहेंगे कि हम वो स्वीकार रहे हैं? मेरा ख्याल मतलब जहां तक मैं समझ सकता हूं, कानून के दायरे में अगर हम देखें, संविधान के मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखें, संदर्भ में देखें, तो अपमान, अगर आप कोई जोक क्रैक कर रहे हैं जो आदिवासी या दलित SC ST के खिलाफ आप मजाक उठा रहे हैं या मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आ जाएगा। उसमें उसका वायलेशन लगभग होगा, मतलब जिस तरह से इंसल्ट्स ऑफेंसेस हैं, मतलब। लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है हिंदुस्तान में, कोई, और संविधान में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जनरली बॉडी के आधार पे या इवन जेंडर के आधार पे आप इंसल्ट नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जिस चीज पे कानूनी प्रतिबंध नहीं है, इसका मतलब यह कि इस पे जो है खुला छूट होना, मतलब खुला छूट तो कानून देता है, लेकिन जरूरी है कि आप उस रास्ते पे जाएं, और अगर कोई उस रास्ते पे जाता है तो इसकी टोटल जो है क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग जेंडर के बेसिस पे या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे या और भी मतलब जनरली कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर वो ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं, तो जो ऑफेंसिव, मतलब आमतौर पे लोग कहेंगे ऑफेंसिव है, तो नहीं करना चाहिए लोगों को, और इन पे क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। लेकिन समाज जिस तरह से, जो मुहाशरा आपका है, जिस तरह से पॉपुलर कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें जो शायद 20 साल पहले, 30 साल पहले फिल्मों में, फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी जो गाली आपको सुनाई देगी 30 साल पहले की फिल्मों, धर्मेंद्र ने किसी को घोंचू बोल दिया या किसी को कुत्ता कमीना बोल दिया। आज की फिल्मों में जो है एक तरह से समाज, मतलब वो चेंज आ चुका है, और जितना हम चाहें वो घड़ी शायद वापस नहीं जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि इंसल्ट, मतलब स्पेशली ऑन बेसिस ऑफ जेंडर या किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे, लेकिन उस पर भी आप रोक कहाँ लगाएंगे? जैसे हमेशा गंजों पे लोग हंसते हैं, तो क्या अगर हम बॉडी शेमिंग पे जोक नहीं होना चाहिए, तो क्या जो लोग गंजे पे, टकलू जो एक शब्द होता था, उस पर हंसी मजाक नहीं हो सकता? मतलब किस किस पे आप जो है प्रतिबंध लगाएंगे या आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस दिशा में जाएंगे कि इस पे ये वर्जित होना चाहिए, तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड अरीना है। और अगर कोर्ट या नेता को इजाजत दिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। अलाहाबादिया के बारे में जिस तरह से कोर्ट ने कहा, जी जी जी, जब आप कहते हैं कि समाज में भी यही हो रहा है और बहुत सारी चीजें स्वीकार्य हैं, जिस शो की हम बात कर रहे हैं और जितने लोगों को इंडियाज गॉट टैलेंट के जितने भी प्रतिभागी थे, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, सबके साथ ये है कि आप अगर उस शो की क्लिप्स देखते हैं, उसमें गालियां बिल्कुल आम हो चुकी हैं और बहुत साधारण गालियां नहीं है। हम स्वीकार्य जो बता रहे हैं उनको, पर वही अदालत है, अदालत कह रही है कि नहीं, इस पे आप बंदिशें लगाइए, आप स्टेक होल्डर से बात कीजिए
और आप ये तय कीजिए कि ये लोग कहाँ तक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उसने उन सभी जो आरोपी हैं उस मामले में उन्हें अगले शो करने के लिए भी उनको इजाजत नहीं मिलती। तो जब अदालत का दखल आता है या स्टेट का दखल आता है, उसे रिस्ट्रिक्शंस चाहिए। उसे मतलब नहीं है कि समाज में क्या स्वीकार है। नहीं, ये गलत बात है। मतलब कि क्योंकि कोर्ट जिस दिन कोर्ट तय करना शुरू करे या सियासतदान या नेता तय करना शुरू करे, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट कहेगा कि भाई फिर पार्लियामेंट आप कानून बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्शन जो है कोर्ट एक तरह से सजेस्ट कर सकता है, लेकिन सरकार के हाथ में क्या कानून बनाए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे नेता, अगर शिंदे साहब को एक जोक नागवार गुजरी तो फिर पता नहीं किन किन चीज़ों पे बैन लग जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है कि अगर नेतागण जो है उनके हाथ में ताकत आए, और कोर्ट भी जो है इस चीज़ पे मतलब कोर्ट को भी इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जो ज़रूरी है कि हाँ, एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं, जैसे फिल्मों का न सिर्फ हिंदुस्तान में, हर दुनिया में एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है कि भाई ये फिल्म जो है ये 18 के आयु के ऊपर के लोगों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, आप वो करिए। टीवी प्रोग्राम में भी सर्टिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल गाइडलाइंस आप कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेट जो हैं, जो सेट टॉप बॉक्सेस हैं या जो आपके नेटफ्लिक्स, उसमें पेरेंट लॉक आता है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ऐसे कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ताकि उनके बच्चे ना देखें। फोन्स में भी लॉक लग सकता है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आप पेरेंट्स के हाथ में इस बात को छोड़ें कि भाई वो किस चीज़ तक अपने बच्चों को एक्सपोज करना चाहते हैं, वही तय करें, बजाय इसके कि हम एक जो है स्टेट, जो नैनी स्टेट कहते हैं, या एक ऐसा स्टेट जो बहुत इंट्रूसिव है, जो खुद तय करने की कोशिश करे। जी, जब हम बात करते हैं कि अदालत यहाँ पर आ रही है, संसद कानून बना रही है, पर जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में देखा है मोदी सरकार को कि कोई भी कानून डायरेक्ट नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में वो डायरेक्ट कोई भी कानून ऐसा नहीं ला सकते। जैसे कि हमने कई बार बात की कि जो ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा था, या जिस तरीके की हम आईटी जो एक्ट था उसमें जिस तरीके के संशोधन किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ खुद कुणाल कामरा ही गए थे, तो कोई भी चीज सीधे रास्ते से नहीं आ रही है। ऐसे में जब हम देखते हैं कुणाल कामरा, ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा रही थी, कुणाल कामरा उसके खिलाफ कोर्ट गए, कोर्ट ने स्टे दिया है। अब जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है, क्या उसका एक पहलू ये भी है कि क्योंकि वो वहां उस तरीके के एक केस से जुड़े हुए थे जो सरकार के खिलाफ था? देखिए, कुणाल कामरा लंबे अरसे से बीजेपी मोदी सरकार के एक तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। मोदी साहब का एक बहुत फेमस क्लिप है, पता नहीं 3-4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ, मैंने हाल ही में किसी ने दोबारा उसको चलाया ट्विटर पे, तो देख के मुझे हंसी आई कि मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे हर शब्द पे तनकीद, मतलब हर शब्द पे आलोचना होनी चाहिए, और जम के अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पिछले दिनों लेक्स फ्रीडमैन के जो पॉडकास्ट थे उसमें भी उन्होंने यही कहा है, लेकिन उसमें जरा सा संशोधन था कि भाई वो आलोचना जो उस पर रिसर्च के बेसिस पे होना चाहिए। अब कौन तय करेगा? मोदी जी तय करेंगे कि रिसर्च सही हुआ कि नहीं हुआ। भाई आलोचना जो है संविधान आपको देता है, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अपनी बातों पे क्यों नहीं वो कायम, मतलब छोटी सी छोटी बातों पे जो है केस फाइल हो जाते हैं। और जिस कानून के खिलाफ, या बल्कि उसको हम कानून में नहीं कह सकते हैं, वो आईटी एक्ट का रूल जो पार्लियामेंट ने डायरेक्टली पास नहीं किया, उसमें जो है सरकार ने ये कह दिया कि भाई फैक्ट चेकिंग यूनिट हम जो है इसका इजाद हम करेंगे, और ये फैक्ट चेकिंग यूनिट तय करेगा, सरकारी एक महकमा तय करेगा कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। खबरों तक लिमिटेड नहीं है, ये ऑनलाइन जो भी सामग्री है, ओटीटी पे भी है। उसमें जो लोकस बना था कुणाल कामरा का, वो यही था कि भाई अगर इंटरनेट पे मैं कोई सामग्री अपलोड कर रहा हूँ, मेरा वही जरिया है दर्शकों से जुड़ने का, और अगर मैं वहां कोई चीज अपलोड कर रहा हूँ तो सरकारी लोग डिसाइड करेंगे कि ये जाने लायक है या नहीं है। और आपकी बात सही है कि भाई अगर सरकार वाकई एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो है लगाना चाहती है, तो आप पार्लियामेंट में जाइए, इस पे खुल के बहस हो। और जो हमारा 70 साल से एक तरह से ट्रेडिशन रहा है कि भाई कोई भी ऐसा नया या सख्त कानून पहले पार्लियामेंट कमेटी में जाएगा, इस पे पब्लिक चर्चा होगी, डिबेट होगा, संशोधन लाए जाएंगे। आप उस रास्ते को इख्तियार क्यों नहीं करते? लेकिन आप छिपे छिपे जो है थ्रू द बैकडोर, जो कहते हैं अंग्रेजी में, आप अच्छा पहला वाला जो आईटी रूल जब स्टे हो गया तो आपने फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है आके थोप दिया। अब जो है वो रुक गया तो आपने जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें हर यूट्यूबर को एक तरह से उन पे दबाव डाला जाएगा कि आप जाके सरकारी
आप मंत्रालय में जाके पहले अपना रजिस्ट्री भरिए और उसके बाद जो है आपका यूट्यूब का कार्यक्रम जो है चलेगा। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है किसी भी डेमोक्रेसी में, आपने इतने सालों में जब देखा है, किसी भी डेमोक्रेसी में आप कहाँ तक देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसमें 33 देशों पर सर्वे किया गया था इस एजेंसी द्वारा, जिसमें जब 33 देशों में उन्होंने फ्री स्पीच के फ्यूचर के बारे में बात की तो भारत 24वें नंबर पे था। आप जब बाकी दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उनसे हम जब तुलना करते हैं तो आपको क्या भविष्य दिखता है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इन इंडिया? देखिए, भविष्य जो है फ्री स्पीच का हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। मैं अभी हाल ही में यूएस से लौटा हूँ। मैं कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, न्यूयॉर्क में देखा, पत्रकारों से मिला। जिस तरह से ट्रंप सरकार फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये कहे मतलब कि कोई भी छात्र या कोई भी जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में जो इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात उठाता है या अगर वो आलोचना करता है या करती है, मतलब ये फौरी तौर पे ये घोषित किया जाता है कि ये एंटी सेमिटिक है, आप यहूदियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और ये कह के फिर आपको कैंसिल किया जाता है। कई छात्रों को देश से निकाला गया है, प्रोफेसर्स को हटाया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को धमकाया गया कि अगर आप नया एक रिस्ट्रिक्शन कायम नहीं करते तो $400 मिलियन जो है आपको फंड्स हम रोक देंगे। तो यूएस में ये दबाव बढ़ रहा है। इंग्लैंड में हमने देखा है कि एक बल्कि वो यहूदी प्रोफेसर था जिन्होंने इजराइल के खिलाफ किसी रैली में जाके भाषण दिया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और 2 दिन के लिए उनको रखा गया कि ये कह के कि आप दहशतगर्दी के सपोर्ट में आप बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि हर देश में अभी एक ये इरा शुरू हो गया है जहाँ पे जो अधिकार है, जो सरकार है, वो पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करे। हाँ, हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हालत ऑलरेडी थोड़ी सी ख़राब ही थी और भी मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही। रूस, तुर्की में तो हालत बहुत ही जो है ख़तरनाक है, लेकिन नेट जो है सारी दुनिया में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो ख़तरे के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं और आउटलुक इज़ नॉट गुड। जी, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लगातार कहा जाता है कि 4 पिलर्स होते हैं, जिनमें से एक होती है जुडिशरी। पिछले दिनों हम लोगों ने कई बार देखा, कई चर्चाएं हुई जुडिशरी की स्वतंत्रता, स्वायत्तता को। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के घर के आउट हाउस में, जो सरकारी उनका आवास था, उसमें कैश बरामद हुआ। बहुत बड़ी जो थी वो बहुत बड़ा संख्या में मात्रा में कैश था वो। उसको लेकर जब जो शुरुआती वो थी, लगातार हुआ कि नहीं, आग लगी थी, फायर सर्विसेज वालों को वो मिला, पुलिस वालों को मिला। पर इस चीज को लेकर जिस तरह की शुरुआती लीपापोती हुई थी, उसको देखते हुए और जुडिशरी की जो हालत देखते हुए, आपको क्या लगता है कि जो स्वायत्तता का सवाल हम पहले देखते थे और किसी जज के यहाँ कैश मिलना, क्या ये बहुत छोटी घटना है जिससे बिल्कुल जैसा हम देख रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा आउटरीच नहीं है, वो आउटरीच जो हम बाकी जगहों पे देखते हैं? तो ये जुडिशरी की स्वायत्तता एक मुद्दा है। दूसरा, क्या ये एक बहुत ही मामूली सी बात है? देखिए, मामूली सी बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक जो सारे जो तथ्य हैं ये कंफर्म या वेरीफाई नहीं हुए हैं। मतलब कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच जो है लॉन्च कर दिया है, कुछ जो है दस्तावेज, कुछ वीडियो जो है जनता के सामने पेश किए हैं, लेकिन क्या तबादले की भी बात हुई है कि उन्हें इलाहाबाद तबादला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इनको इलाहाबाद भेज नहीं। वो अलग बात है कि भाई मान लीजिए कि आप किसी जज के खिलाफ आपको कोई चीज़ मिली है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जैसे नेताओं के साथ होता है या अफसरशाही में होता है कि फिर आपको अपने पद से एक तरह से सस्पेंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप घर में बैठिए, आप ठंडे बक्से में उनको जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेजने का मतलब कि आप एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये कह रहे हैं कि भाई आप चलो, आप इनको रखिए, ये आपके वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन उस सवाल को ज़रा अलग रखते हैं। अगर हम केस की बात करें तो जज साहब ने इनकार किया कि उनका अपना कैश है, और कैश के बारे में पुलिस रिपोर्ट को अगर आप देखिए तो कहीं पे इस चीज़ का जिक्र नहीं आया कि भाई कैश क्या बरामद हुआ, नहीं हुआ, किस मात्रा में वो रिकवरी की गई। फायर सर्विसेज के प्रमुख ने पहले खबर आई थी, उन्होंने बाद में इससे इनकार किया कि हमें कोई कैश मिला था, पर फिर वीडियोस आना शुरू हुए जिसमें कैश जला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब कि लेकिन फायर सर्विस चीफ का बयान फिर क्यों आया, पहला वाला?
और उसके बाद उन्होंने यू टर्न क्यों लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि एक तरह से मिस्ट्री है। लेकिन जो ये अगर हम देखें कि पिछले 5 साल में 6 साल में 4 या 5 ऐसे मिसाल हैं जहाँ पे सीनियर जजेस पे एक तरह से आरोप, सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं तो प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस हूँ, और फिर जो जाके पार्टी ज्वाइन किया, और एक अपने केस के बारे में एज ए सिटिंग जज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। दूसरा जस्टिस यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है, जिन्होंने बहुत ही कम्युनल बातें रखी किसी वीएचपी इवेंट पे। तीसरा रंजन गोगोई, मिस्टर गोगोई, जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा। फिर चीफ जस्टिस बोबड़े, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना पे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश की भूतपूर्व सीएम जगन रेड्डी ने कुछ इल्जाम लगाए, और ये 5वां केस है। बाकी जो 4 केसेस हैं, सैडली कोई पारदर्शिता नहीं हुई। यादव पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, गंगोपाध्याय पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। गोगोई और रमन्ना मामले में कोई अंदरूनी प्रक्रिया चली, लेकिन किस आधार पे उनको ये कहा गया कि भाई ये नहीं, कुछ सबूत नहीं है, कोई केस नहीं है, इसको कभी पब्लिक नहीं किया गया। तो इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दस्तावेज पब्लिक के सामने पेश किया। मुझे लगता है कि ये पारदर्शिता कम से कम, मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं कि अच्छी बात है। इसमें भी 2 राय हैं। कल मैं कपिल सिब्बल के साथ एक डिस्कशन में था, जहाँ पे उनका मानना था, और शायद जस्टिस लोकूर भी थे, उनकी भी यही राय थी कि भाई इन चीज़ों को पब्लिक में डालना, इससे कहीं ना कहीं केस प्रेजुडिस हो जाता है, प्रीमेच्योर है। पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि कुछ हुआ कि नहीं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को पब्लिकली करें। लेकिन जैसा भी है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे इल्ज़ाम उड़ने लगे मीडिया में, कोर्ट को भी लगा कि नहीं, पब्लिक रेपुटेशन का सवाल है, इसीलिए पब्लिक को एक तरह से आश्वस्त बनाना चाहिए, तो कुछ कुछ उन्होंने पब्लिक उसमें रख लिए। तो अब मुझे लगता है कि कुछ वक्त हमको देना ही पड़ेगा इस इंटरनल कमेटी को कि वो सच्चाई निकालने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ये आरोप है कि उनके आउट हाउस में कैश मिला, संसद में, पार्लियामेंट में एक सांसद के सीट पर, अभिषेक मनु सिंघवी जो विपक्ष के सांसद हैं, उनकी सीट पर कहा गया था कैश पड़ा मिला था। और उसके बाद भाजपा के जो नेता थे और जितने भी इस तरह की हस्तियां थी, खासतौर पर जो भाजपा से थे, उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे, पर इस तरीके की कोई बयानबाजी हमें पिछले दिनों से, खासतौर पर जस्टिस वर्मा के मामले में, हमें नजर नहीं आती है। तो क्या हम माने कि ये एक तरीके से एक्सेप्टेड हो चला है भाजपा के लिए कि हाँ ठीक है, विपक्ष का होगा तो हम इस पे संवैधानिक और इस तरीके की बातें करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, पर अगर किसी जज क्या मिलता है तो किसी ने ये तक भी सवाल भी नहीं उठाया। मतलब इस पे सियासी खेल हो रहा है, लेकिन खेल कुछ अलग किस्म का है कंपेयर टू व्हाट यू हैव सेड। आई थिंक बीजेपी ने डायरेक्टली जस्टिस वर्मा पे हमला नहीं किया, क्योंकि तथ्य जो है वाकई एक तरह से कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो मोदी साहब का फेमस फ्रेज है, आपदा में अफसर, तो ये जो एक तरह से एक कैलामिटी है जुडिशरी के लिए, इसका फायदा उठाते हुए अब बीजेपी के नेता, खासतौर पे जो धनखड़ साहब हैं, जो हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है दोबारा ये डिबेट चालू कर दिया कि भाई जजेस के सिलेक्शन के बारे में दोबारा से नए सिरे से हमको सोचना पड़ेगा, कोलिजियम सिस्टम खत्म कीजिए, और जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको बनाने के लिए मोदी साहब ने शायद 2014-15 में कोशिश की पार्लियामेंट में, और वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, नए सिरे से उसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। और वो बहुत खतरनाक मुझे लगता है कि डिबेट है, क्योंकि एनजेएसी जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया, उसमें सरकार का इतना भारी हाथ होगा, जिस स्वायत्तता की हम बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। तो सवाल जहन में उठता है कि भाई जब गोगोई के खिलाफ इल्जाम उठे, या जस्टिस यादव हैं जिन्होंने खुल के जो है सांप्रदायिक फिरका परस्त स्पीच दिया उन्होंने, तब आप सवाल ही उठाते कि एनजेएसी होना चाहिए, कि जजेस के चयन के बारे में नए सिरे से सोच, अभी जो है आपने ये शुरू कर दिया है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे सियासी खेल हो रहा है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आम शहरी को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शायद एक ही अब एक जरिया रह गया है
हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो कुछ अभी तक रहा है इसको बचाने के लिए। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर तो तमाम जिन चीज़ों के बारे में आप कह रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वगैरह वगैरह, उस पर तो कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं बचेगा आपका। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।